नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सरकार ने दाल के मुक्त आयात की समय सीमा बढ़ाई। मकसद दालों की कीमतों को नियंत्रित करना। भारत अपनी जरूरतों का 10 से 12% करता है आयात। भारत के 5 हाई कोर्ट को अपने नए मुख्य न्यायाधीश मिले। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया दावा, चीन के साथ ताइवान का रीयूनिफिकेशन जल्द होगा। ताइवान मानता है खुद को एक संप्रभु देश। आइए खबरों की शुरुआत करें। अगर आप किसी भी ढाबे या रेस्तरां में जाते हैं तो कुछ मंगाएं या फिर ना मंगाएं, दाल तड़का जरूर मंगवाते होंगे। खासतौर पर अगर आप बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान इत्यादि राज्यों से हैं, मतलब अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो दाल आपके घर में लगभग रोज बनती होगी और आप में से कई लोगों की दाल फेवरेट भी होगी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हर घर की जरूरत दाल पिछले कई सालों से लगातार महंगी होती जा रही है। खासतौर से अरहर दाल की कीमतों में हर वर्ष अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता है। तो क्या दाल खाना छोड़ दें? सरकार का कहना है कि नहीं, आप दाल भरपूर खाइए। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इसकी कीमतें गिराने का प्रबंध कर दिया है। फिलहाल दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने उड़द और अरहर दाल के मुक्त आयात को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने अरहर और उड़द दालों के मुक्त आयात की अनुमति दी थी। अब आयातक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कितनी भी मात्रा में उड़द और अरहर दाल का आयात कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुक्त आयात की अनुमति देने से क्या होगा। दरअसल सरकार ने यह कदम देश में पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और इन दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। जब बाहर से दालों का आयात होगा तो भारत में दाल की आपूर्ति बढ़ेगी और आपूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भारत में दाल का उत्पादन कम होता है। देश में दाल का उत्पादन भरपूर होता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2020-21 में भारत में कुल दलहन उत्पादन करीब 2.6 करोड़ टन था। वहीं भारत में सर्वाधिक अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं, जबकि सभी तरह के दालों के मामले में सर्वाधिक बड़े उत्पादक राज्यों को देखें तो इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का नाम शामिल है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तो है, लेकिन सबसे बड़ा आयातक भी है और उपभोक्ता भी। आपको हैरानी होगी कि भारत में दलहन का उत्पादन वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% है। वहीं यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 15% और विश्व की कुल खपत का 27% है। फिर आयात करने की जरूरत पड़ती क्यों है? जवाब है जनसंख्या का विशाल आकार। उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या के लिए यह अभी भी कम है। इसलिए बढ़ती जरूरतों के कारण भारत अभी भी दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के बजाय आयात पर निर्भर बना है। अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भारत अपनी दालों की जरूरत का 10 से 12% आयात से पूरा करता है। तो अब सवाल है कि किस देश से हम दाल का आयात करते हैं? देखिए, भारत दालों का सर्वाधिक आयात कनाडा और उसके बाद म्यांमार से करता है। भारत सरकार ने दालों के आयात के लिए विदेशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे भारत एक समझौते के तहत 2021 से 2025 तक मोजाम्बिक से प्रति वर्ष 2 लाख टन अरहर का आयात करेगा। इसके अलावा 2025 तक मलावी से प्रति वर्ष 50,000 टन अरहर और 2025 तक म्यांमार से प्रति वर्ष 1 लाख टन अरहर का आयात करेगा। भारत सरकार ने यह अधिसूचित भी किया है कि म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से दालों के आयात को 5 बंदरगाहों मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। कमेंट करके बताइए कि तूतीकोरिन और हजीरा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। हाल ही में भारत के 5 हाईकोर्ट को अपने नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चलिए नामों की चर्चा कर लेते हैं। जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का सुझाव दिया है।
साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित किया गया है और अंत में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। चलिए इस खबर के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। देखिए, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो सिस्टम है उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। यह सिस्टम संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। अब सर्वोच्च न्यायालय का भी कॉलेजियम होता है और उच्च न्यायालय का भी। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी यानी अगले CJI के नाम की सिफारिश करते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है। CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है। इसके पश्चात कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिशें भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा। हालांकि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करने के बाद पेश किया जाता है। इसके बाद यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। आपको बता दें, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर देश में कई विवाद भी हुए हैं। कुछ समय पहले तत्कालीन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि न्यायाधीश योग्यता को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली CJI पद के उम्मीदवार के परीक्षण के लिए कोई स्टैंडर्ड का पालन नहीं करती, जिसके कारण नियुक्ति में पक्षपात और भाई भतीजावाद होने की संभावना होती है। यह न्यायिक प्रणाली को गैर पारदर्शी बनाती है। यह देश में लॉ एंड ऑर्डर के रेगुलेशन के लिए अत्यंत हानिकारक है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि इस सिस्टम में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं होता, इसलिए कॉलेजियम प्रणाली को एक क्लोज्ड डोर अफेयर के रूप में देखा जाता है। मतलब सारे डिसीजन बंद कमरे में होते हैं। या कह सकते हैं कि कॉलेजियम के काम करने के तरीकों और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में सुधार की कोशिश नहीं की गई। कॉलेजियम सिस्टम को 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। कमेंट करके बताइए कि देश में कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि चीन के साथ ताइवान का रीयूनिफिकेशन होकर ही रहेगा। शी जिनपिंग ने यह टिप्पणी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग के जन्म की 130वीं वर्षगांठ के मौके पर की। आपको बता दें, अगले महीने ताइवान में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही बीजिंग ने अपना दीर्घकालिक रुख जता दिया है। ताइवान खुद को एक संप्रभु देश के रूप में देखता है, हालांकि चीन द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जुटा हुआ है। चलिए समझते हैं कि चीन और ताइवान की कहानी क्या है और क्यों चीन के लिए ताइवान जरूरी है। इसके लिए थोड़ा इतिहास की ओर चलना पड़ेगा। बहुत पहले चीन में एक पॉपुलर राजवंश हुआ करता था, नाम था चिंग राजवंश। इस वंश के शासन के दौरान ताइवान चीन के कंट्रोल में आ गया था। कई सालों बाद 1895 में चीन जापान का पहला युद्ध हुआ। चीन इसमें हार गया। चीन की हार के बाद ताइवान जापान को दे दिया गया। ताइवान को पहले फार्मोसा आइलैंड कहा जाता था। फिर 1945 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। हारने के बाद चीन ने ताइवान पर नियंत्रण कर लिया।
फिर ताइवान के राष्ट्रवादियों और चीनी कम्युनिस्टों के बीच गृह युद्ध हुआ। इसके कारण राष्ट्रवादियों को 1949 में ताइवान से पलायन करना पड़ा। यहाँ एक व्यक्ति हुए चियांग काई शेक। इन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था कुओमिंतांग पार्टी। इस पार्टी ने कई वर्षों तक ताइवान पर शासन किया था और यह यहाँ अभी भी एक प्रमुख राजनीतिक दल है। चीन अब भी ताइवान को एक चीनी प्रांत मानता है, लेकिन ताइवान का तर्क है कि यह कभी भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं था। इसी से रिलेटेड है वन चाइना पॉलिसी। इसका मतलब चीन की एक ऐसी नीति जिसके मुताबिक चीन नाम का सिर्फ एक ही राष्ट्र है और ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही एक अलग प्रांत है। वर्तमान में चीन के राजनयिक दबाव के कारण केवल 13 देशों ने ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है। वहीं अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और ताइपे के साथ संबंध बनाए रखने के साथ उसे हथियार भी बेचता है। लेकिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पीआरसी की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी किया है। देखिए, ताइवान की भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीन, जापान और फिलीपींस के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार बनाता है जो वैश्विक व्यापार तथा सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके साथ ही ताइवान सेमीकंडक्टर सहित उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख उत्पादक है और यहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां भी स्थित हैं। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। कुल मिलाकर ताइवान एक बहुमूल्य राज्य है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान चीन से अलग होकर रहे। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में भाषा विवाद गहरा गया है। बेंगलुरु में एक प्रो कन्नड़ संगठन ने विज्ञापनों और साइन बोर्ड्स में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए हाल ही में दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की। यहाँ एक क्षत्रिय संगठन है, ये नाम है कर्नाटक रक्षणा वेदिके यानी KRV। KRV का आदर्श वाक्य है, कन्नड़ जाति है, कन्नड़ धर्म है और कन्नड़ भगवान है। यह राज्य के कुछ हिस्सों विशेषकर बेलगावी में राजनीतिक प्रभाव रखता है। इस संगठन के एक धड़े ने शहर में एक मार्च निकाला और साथ ही कई व्यापारिक केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर कई निवेशकों और व्यापारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति और व्यवसायों और दुकानों पर हमलों के बारे में चिंता जताई। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 10 FIR दर्ज की और 53 लोगों को गिरफ्तार किया। आइए समझते हैं माजरा क्या है और बेंगलुरु के होर्डिंग्स पर अंग्रेजी के इस्तेमाल का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल 1986 में सरोजनी महिषी रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि सभी साइन बोर्डों पर 60% नाम कन्नड़ में होना चाहिए, जबकि बाकी 40% किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य को कर्नाटक में कन्नडिगाओं के लिए अधिक नौकरियां सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर 2019 में नागरिक निकाय के 2018 के आउटडोर साइनेज और सार्वजनिक संदेश उपनियमों पर आधारित एक आदेश जारी किया गया था। यह आदेश सरोजनी महिषी रिपोर्ट पर ही आधारित था। इसके तहत कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने 2018 में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उन्हें उन दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया था जिनमें 60% साइन बोर्ड कन्नड़ में नहीं है। हालांकि निर्देश प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके बाद KRV ने शहर भर के साइन बोर्डों में कन्नड़ को अनिवार्य करने वाले बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के आदेश को लागू करने के लिए बेंगलुरु में सभी प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। हाल ही में नागरिक निकाय ने भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 28 फरवरी 2024 से पहले कन्नड़ में साइन बोर्ड लगाना होगा। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कन्नड़ भाषी कर्मचारियों, खासकर हिंदी पट्टी के कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में तनाव हो गया है। हिंदी के प्रयोग को लेकर ग्राहकों और अधिकारियों के बीच कुछ तकरार की खबरें भी आई। इसके अलावा राज्य से संचालित होने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त नए कर्मचारियों की सूची में केवल कुछ स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिससे प्रवासियों के खिलाफ भावना बढ़ गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि दक्षिणी राज्य में हिंदी थोपी जा रही है। इन सभी घटनाओं के कारण कन्नड़ क्षत्रियता की भावना एकदम से भड़क उठी और ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कमेंट करके बताइए कि भाषा का विवाद होना चाहिए या फिर नहीं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। शोधकर्ताओं ने एक नई ई-सॉइल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की है। जौ के पौधे पर किए गए प्रयोग में इस मिट्टी ने पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा दिया। यहाँ जिसे ई-सॉइल कहा जा रहा है वह एक तरह का सबस्ट्रेट है।
सबस्ट्रेट पौधों की जड़ों को इलेक्ट्रॉनिकली उत्तेजित करता है, जिससे उनका तेजी से विकास हो पाए। आपको बता दें, सबस्ट्रेट का प्रयोग हाइड्रोपोनिक खेती में किया जाता है, जिसमें पौधे बिना मिट्टी के उगते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी सहित अन्य जीवों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। ये सभी जीव पशु विनिमय कार्यक्रम के जरिए भारत लाए जाएंगे। इसके लिए चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई सफारी पार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन जीवों के बदले भारत दरियाई घोड़ा, काला हिरण, हॉग हिरण, गौर, लाल जंगली मुर्गी और घड़ियाल सहित विभिन्न जानवर प्रदान करेगा। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन था। इसका पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इसी वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की शुरुआत सहकारी संघवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी। सम्मेलन को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश बढ़कर 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। इनका उपयोग उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। पी नोट को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारत ने सोलोमन द्वीप को 20 बसें उपहार में दी हैं। यह बसें प्रशांत खेलों के लिए प्रदान की गई हैं। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है। यह एक द्वीप समूह राज्य है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी होनियारा है जो ग्वाडल कैनाल द्वीप पर स्थित है। यहाँ 63 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों की सामान्य भाषा सोलोमन्स पिजन है। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? अगला सवाल है, पार्टिसिपेटरी नोट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी नोट्स विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं। पी नोट्स को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिटन? सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न था, पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया पौधों के वृद्धि में सहायक है। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। केवल कथन एक सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो चलिए आज के बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नमस्कार।